द कर्स्ड कहानी के शुरू में हम 1917 का वक्त देखते हैं, जहां ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ होकर जर्मनी के खिलाफ सोमी की वार कर रहे थे। इसी बीच वॉर में जर्मन सोल्जर्स ब्रिटिश पर बुरी तरह अटैक करने लगते हैं। वॉर में एक ब्रिटिश कप्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिस वजह से उसे जल्दी से एक टेंट में लाया जाता है। उसे 3 गोली लगी थी। डॉक्टर जल्दी से उसके अंदर से उन्हें निकालने लगते हैं। उन गोलियों में से उन्हें एक सिल्वर गोली भी मिलती है, जो कि बाकी दोनों से साइज में बड़ी थी। सिल्वर गोली को देखकर सब काफी शॉक होते हैं कि जर्मन अपनी बंदूकों में सिल्वर गोली यूज करने लगे हैं। कप्तान उन्हें इस बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी डेथ हो जाती है। खैर, यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम चार्लेट नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो कि एक जगह पर किसी से मिलने आई थी। वो यहाँ अपने बचपन की फोटो देखने लगती है। तभी हम 35 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ चार्लेट का भाई एडवर्ड उससे किसी बात को लेकर परेशान करने लगता है। उसकी माँ इजाबेल यहाँ आती है और उससे मना करती है कि वो अपनी बहन को तंग ना करे। उसके डैड सीमस इस टाउन का सबसे खतरनाक इंसान था। वो दूसरों की जमीन पर कब्जा करके उन पर राज करता था। उसकी वाइफ भी उससे डरकर रहती थी। इसी टाउन में एक दिन रोमा कबीला रहने आता है, जिसमें एक लेडी एक आदमी को कुछ सिल्वर की कॉइन्स देती है और कहती है कि वो उन्हें पिघलाकर एक जौ यानी जबड़े की शेप में ढाल दे। आगे वो उससे कहती है कि एक बड़ा तूफान आ रहा है, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। वो ऐसा ही करता है और कॉइन्स को पिघलाकर एक स्कल की जौ में फिट करके उसे दे देता है। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी उस जौ पर रिचुअल परफॉर्म कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड और चार्लेट चुपके से अपने डैड और टाउन के लोगों की बातें सुनने लगते हैं, जिसमें उसी रोमा कबीले की जमीन के बारे में बात चल रही थी, जहाँ एक आदमी सीमस से कहता है कि वो गंदे जिप्सी लोग उसे अपनी जमीन समझ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जमीन उन्हीं की है, लेकिन एक आदमी बताता है कि उनके पास इस जमीन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब सीमस सबकी बातें सुनने के बाद कहता है कि वो कल सुबह उस जमीन को खाली करा लेगा। अगली सुबह में सीमस अपने आदमियों को लेकर उस कबीले के पास पहुंच जाता है। पहले तो सीमस अपने आदमियों को उनसे बात करने भेजता है, लेकिन वो नहीं मानते, जिसके बाद उसके लोग उस कबीले पर अटैक करके सारे लोगों को मार देते हैं और उनके टेंट भी जला डालते हैं। अब सीमस के आदमी कबीले वालों की लाशों पर खड़े होकर फोटोज खिंचाने लगते हैं। इसी बीच वो रिचुअल करने वाली लेडी और एक और आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पकड़कर सीमस के सामने लाया जाता है। सीमस उस जौ को देखकर लेडी से कहता है कि तुम हमारे शहर में एक काला जादू नहीं कर सकती। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि वो उस लेडी को और इस जौ को एक साथ जमीन में दफन कर दें। अब उसके आदमी लेडी के साथ वाले आदमी के हाथ पैर हटाकर उसे उसी जगह लकड़ी के सहारे लटका देते हैं। फिर वो उस लेडी और उसके जौ को वही जमीन में दफना देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि वो लेडी दफन होते होते रिचुअल परफॉर्म कर रही है। रात में शार्लेट को इसी जगह का सपना आता है, जिसमें वो लेडी के दफन वाली जमीन को खोदने लगती है। तभी उस लटके हुए आदमी का सर एक डीमन की तरह हो जाता है और शार्लेट डर कर उठ जाती है। दूसरी तरफ हम टाउन के बाहर में एक आदमी जॉन को देखते हैं, जो कि इस टाउन में पहली बार आया है और वो एक पैथोलॉजिस्ट है। वो इस टाउन में उन मरे हुए जिप्सियों का पता करने आया था। तभी उसके पास एल्फ्रेड नाम का एक बंदा आता है, जो कि यहाँ का एक लोकल पुलिस लेफ्टिनेंट है। वो जॉन से पूछता है कि वो यहाँ कब तक रहेगा। इधर एडवर्ड को भी वैसा ही सपना आता है जैसा चार्लेट को आया था। वो भी खेलते खेलते उसी जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ की जमीन को खोदने लगता है। फिर वो उस जौ को बाहर निकाल लेता है। तभी वहाँ उसी लेडी की आत्मा आकर उसे डराने लगती है और एडवर्ड अपनी नींद से जाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो नींद में चलते हुए अपने घर से बाहर आ जाता है। उसके चिल्लाने की वजह से उसकी माँ और बहन वहाँ आ जाती हैं और उसे लेकर अंदर चली जाती हैं। अगले दिन एडवर्ड और चार्लेट टाउन के बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का टिमी सबको लेकर एक जगह जाने लगता है और चार्लेट से इस बात को उसके डैड से बताने से मना करता है, क्योंकि अगर उसे पता चला तो उसकी फैमिली को मार सकता है। इसके बाद वो उन्हें लेकर उसी जगह पर आ जाता है। एडवर्ड कहता है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें यहाँ आने से मना किया गया है। फिर टिमी उन सबसे पूछता है कि किसे किसे यहाँ के जौ का सपना आता है। इस पर सब बच्चे हाँ कर देते हैं, यानी उन सभी बच्चों को जौ के सपने आते हैं, यानी कि उसी चांदी वाले जौ के। इसके बाद टिमी उसी जगह को खोदने लगता है। एडवर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनता और सिल्वर जौ को निकालकर अपने मुंह में लगा लेता है। जौ लगाने के बाद वो अजीब तरह का बिहेव करने लगता है और एडवर्ड के गले में काट लेता है। सब बच्चे ये देखकर यहाँ से भाग जाते हैं और चार्लेट चिल्लाती हुई अपने घर जाती है। तभी पीछे से सीमस एडवर्ड को घर में ले आता है। उसकी कंडीशन काफी खराब थी। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने को कहता है। कुछ देर में यहाँ डॉक्टर भी आ जाता है। एडवर्ड ने कमरे की लाइट बंद करा दी थी, क्योंकि लाइट उसकी आंखों में चुभ रही थी। डॉक्टर
उसे चेक करता है और कहता है कि इसे किसी जंगली जानवर ने काटा है और ये एक इन्फेक्शन वाला घाव है। खैर डॉक्टर उसे दवाई देकर वहाँ से चला जाता है। चार्लेट काफी डरी हुई थी, इस वजह से वो अपने पेरेंट्स को सच नहीं बताती। खैर अब रात में चार्लेट को फिर से उसी जगह का सपना आने लगता है। इस बार लकड़ी पर लटका हुआ आदमी उसके पास आकर उसे पकड़ने लगता है। इससे डरकर उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसे एडवर्ड के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वो उसके कमरे में जाकर देखती है कि उसकी बॉडी पर अजीब तरह के टेंटिकल उसे कवर कर रहे हैं। इस वजह से वो चिल्लाती हुई कमरे से बाहर आ जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज से उसके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं, लेकिन जब वो एडवर्ड के कमरे में आते हैं तो इस वक्त वो वहाँ नहीं होता। इसके बाद सीमस अपने सभी आदमियों को लेकर उसे जंगल में ढूंढने लगता है। पूरा दिन बिताने के बाद भी वो कहीं नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसकी फैमिली काफी घबराने लगती है। दूसरी तरफ एल्फ्रेड जॉन के पास जाता है और उसे बता देता है कि सीमस का बेटा रात से नहीं मिल रहा और ये मामला जिप्सी लोगों से कनेक्ट लग रहा है। सुबह में चार्लेट अपने सर्वेंट एनेस के साथ चर्च में एडवर्ड के लिए प्रे करने जाती है। वहाँ उसे टिमी मिलता है और उससे एडवर्ड के बारे में पूछने लगता है। असल में उसे याद नहीं था कि उसी ने उसके गले में काटा था। जब उसे होश आया तो वो ग्राउंड में पड़ा हुआ था। चार्लेट बताती है कि तुमने उसी जौ से एडवर्ड को काटा था। टिमी उसे एक बुक में पढ़कर बताता है कि जूडस को जीसस की गद्दारी करने के बदले में कुछ सिल्वर कॉइन्स दिए गए थे। टिमी समझ जाता है कि ये जौ उन्हीं सिल्वर कॉइन्स से बने हैं। इसके बाद वो उस पेज को फाड़कर चार्लेट को दे देता है, जिससे वो किसी तरह उसके काम आ जाए। तभी वहाँ अनेस आ जाती है, जिसे देखकर टिमी वहाँ से भाग जाता है। बाहर आकर उसे जंगल में एडवर्ड दिखाई देता है, जिसके बाद वो उसके पीछे जाने लगता है। काफी अंदर जाने पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी वहाँ एक क्रीचर आकर उस पर हमला करने लगता है। टिमी किसी तरह उससे बचकर जंगल की एक झोपड़ी में आकर छिप जाता है, लेकिन वहाँ भी वो क्रीचर आकर उस पर अटैक कर देता है। इधर एल्फ्रेड और जॉन सीमस के घर आ जाते हैं और एडवर्ड के बारे में पूछने लगते हैं। फिर सीमस उन्हें लेकर टिमी की डेड बॉडी के पास आ जाता है। इसे क्रीचर ने बुरी तरह खा लिया था। जॉन उसकी बॉडी देखकर बताता है कि इस पर किसी जंगली जानवर ने अटैक किया है और काटने के निशान कुछ हद तक भेड़िए जैसे हैं। अब एल्फ्रेड कहता है कि वो इस केस में सीमस की मदद नहीं कर सकता और वो वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन जॉन कुछ दिन रुकने को कहने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टिमी का फ्यूनरल करके उसे दफना दिया जाता है। अगले दिन जॉन अपनी छानबीन शुरू करता है और सबसे पूछताछ करने लगता है। सीमस उसे सब बात बता देता है। इसके बाद वो एडवर्ड के कमरे और बाकी घर को चेक करने लगता है। उसे घर के मेन दरवाजे पर कुछ खून के निशान मिलते हैं। ये देखकर जॉन सीमस से कहता है कि हमें सब खिड़की और दरवाजों पर अच्छे से ढकना होगा। अब रात को जॉन को भी सोते टाइम उसी तरह का सपना आने लगता है जैसा कि उन बच्चों को आता था। वो सपने में देखता है कि वो लेडी जमीन से बाहर निकल रही है और उसे वो जौ देने की कोशिश करती है। तभी उसके सामने उसकी वाइफ और बेटी आ जाती है। अचानक वो लटकता हुआ आदमी उनके पीछे आ जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है। डर से जॉन की आंख खुल जाती है और वो परेशान होने लगता है। अगले दिन डिनर टेबल पर चार्लेट कुछ परेशान दिखने लगती है। तब सीमस उसे समझाता है और कहता है कि जॉन ने एडवर्ड को ढूंढना शुरू कर दिया है और वो जल्दी उसे ढूंढ लेगा। अब रात में जॉन दरवाजे पर से वो खून का सैंपल ले लेता है और उसकी जांच करने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इंसान का खून इस तरह का नहीं होता। इसके बाद वो अपनी उंगली में से खून निकालकर उस खून में डाल देता है। तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड के खून ने जॉन की ब्लड सेल्स को खाना शुरू कर दिया है, यानी एडवर्ड का ये खून कोई इंसान का खून नहीं है। इसी बीच जॉन को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो दरवाजे से झांक कर देखने लगता है। उसे वहाँ एक क्रीचर दिखाई देता है। यह देखकर वो सीमस से गन लाने को कहता है, लेकिन जब तक वो बाहर उसे देखने जाते तब तक वो वहाँ से जा चुका था। जॉन सीमस से कहता है कि हमें जल्दी से उस क्रीचर को पकड़ना होगा। इसके बाद रात में सीमस मीटिंग रखता है और सबके सामने उस क्रीचर को पकड़ने की बात रखता है। जॉन सभी से अपने अपने घरों को अच्छे से बंद करके सेफ रहने को कहता है। दूसरी तरफ टाउन के 3 लोग किसी काम से अपने खेत की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ वो क्रीचर आकर पहले तो दोनों आदमियों को मार देता है और बाद में वो एक लड़की एनी के पीछे पड़ जाता है। अब क्रीचर उसे भी काटकर बुरी तरह जख्मी कर देता है। इसके बाद वो क्रीचर से किसी तरह बचकर टाउन में आकर लोगों को उसके बारे में बताने लगती है। इस बात की खबर सीमस और जॉन को भी मिल जाती है। इसके बाद वो भी उस खेत पर आकर चेक करने लगते हैं और वहाँ दोनों आदमियों की डेड बॉडी नहीं मिलती। इसका मतलब था कि क्रीचर ने उन्हें खा लिया होगा। जॉन को एनी के बारे में पता चलता है। इस पर वो उससे बात करने को कहता है। अगले सीन में जॉन सीमस के साथ एनी के घर जाता है, लेकिन उनके आने से पहले वो यहाँ से भाग चुकी थी और विंडो के पास कुछ खून भी लगा हुआ था। यह देखकर जॉन सीमस से कहता है कि वो सब लोगों को चर्च में भेज दे और दरवाजा अच्छे से बंद करवा दे। दूसरी तरफ हम एनी को जंगल में देखते हैं, जिसकी हालत काफी खराब थी। इसी बीच उसके अंदर से भी टेंटिकल निकलकर उसे कवर करने लगते हैं और बाद में वो पानी में चली जाती है। इधर सीमस टाउन के सब लोगों को चर्च में लाने लगता है। रात में जॉन और इजाबेल आपस में बात करते हैं।
इसी बीच हमें पता चलता है कि काफी टाइम पहले जॉन के गांव में भेड़ी जैसी क्रीचर ने अटैक कर दिया था। इसमें उसकी बेटी और वाइफ मारी गई, लेकिन उस वक्त वो अपने गांव से बाहर था। फिर बाद में पता चला कि उसके गांव को जिप्सी लोगों ने श्राप दिया था। हादसे के कुछ टाइम बाद वहाँ कुछ जिप्सी लोग आए और उन्होंने कहा कि अब उनका श्राप पूरा हो गया है। इस वजह से जॉन उन जिप्सी वाले कबीलों को ढूंढ रहा था। इजाबेल भी बताने लगती है कि हमारे टाउन में आए हुए जिप्सी भी उस जमीन को अपना कह रहे थे। वो उसे बात बता रही होती है कि तभी यहाँ सीमस आ जाता है और उसे रोक देता है। इसके बाद वो जॉन से कहते कि श्राप की बातें छोड़ो और हमारी मदद करनी है तो करो। इस बार जॉन कहते कि वो क्रीचर को पकड़ने के लिए कल जाल लगा देगा। अगले दिन जॉन उसी झोपड़ी के पास जाल बिछा देता है और वही छिपकर उसका वेट करने लगता है। तभी उसे यहाँ नींद आ जाती है और उसे सपने में एनी दिखती है जो कि एक क्रीचर की तरह दिखाई दे रही थी। तभी अचानक उसकी आँख खुल जाती है। वो देखता है कि वो क्रीचर वहाँ आ गया है और वो उस पर अटैक करने लगता है। फिर जॉन किसी तरह से उसे अपने बिछाए हुए जाल में फेंक देता है और बाद में उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद वो उस बॉडी को लेकर सीमस के पास पहुंच जाता है और उसका पेट फाड़ने लगता है। तभी उसके पेट में से एनी बाहर निकलने लगती है, लेकिन वो अब भी ठीक नहीं होती। खैर यहाँ एनी के फादर भी होते हैं और उसकी ऐसी कंडीशन को देखकर उसे शूट करके मार देते हैं। सीमस ये देखकर घबराने लगता है और सोचता है कि उसके बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। वो इस बारे में जॉन से कहता है कि वो इजाबेल को ये सब ना बताए। इस बात पर जॉन उससे कहता है कि पहले तुम बताओ कि तुम सबसे क्या छिपा रहे हो। आगे वो पूछने लगता है कि वो औरत कौन थी जिसे दफनाया गया था। उसी ने ये श्राप दिया है और ये श्राप एडवर्ड से स्टार्ट हुआ है। ये सुनकर सीमस कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और अब मैं ही इस श्राप को खत्म करूंगा। अगले दिन वो अपने आदमियों को लेकर क्रीचर को ढूंढने चला जाता है। इधर घर पर जॉन चार्लेट से उसी दिन के बारे में पूछने लगता है। इस पर वो उसे उसी पेज को दे देती है जो कि उसे टिमी ने दिया था। वो उसे सिल्वर वाले जौ के बारे में बता देती है जो कि टिमी ने चर्च में छिपा कर रखा है। इसके बाद वो चार्लेट को लेकर चर्च में आ जाता है और चार्लेट उसे वो जौ लाकर दे देती है। जॉन उस जौ को देखकर समझ जाता है कि उस औरत ने ही श्राप दिया था कि जो भी इस जौ को पहनकर किसी को काटेगा वो एक क्रीचर में बदल जाएगा। अब जॉन को पता चल जाता है कि इस श्राप को मिटाने का राज भी इसी जौ में है। वो एक आदमी से कहते कि हमें एक लोहार की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ एनेस घर के बाहर कपड़े लेने जाती है। तभी वहाँ एक क्रीचर आ जाता है और उसे काट कर बुरी तरह घायल कर देता है। वो किसी तरह बचकर घर में आ जाती है और अपने घावों को धोने लगती है। इस बारे में वो किसी को नहीं बताती और सबके साथ नॉर्मल बिहेव करने लगती है। इधर जॉन एक लोहार की मदद से उसे सिल्वर वाले जौ को पिघलाकर 4 सिल्वर बुलेट्स बना लेता है और इस जैसी बुलेट्स हमने मूवी की शुरू में भी देखी थी जो कि कप्तान को लगी थी। शाम के टाइम सीमस वापस आ जाता है और उसे वो क्रीचर नहीं मिलता। रात में जॉन सीमस के घर के बाहर मसालों को लगा देता है और खुद गन लेकर घर के टॉप पर बैठ जाता है जिससे वो क्रीचर का शिकार कर सके। तभी उसकी नजर बाहर टंगे कपड़ों पर पड़ती है जिन पर खून लगा हुआ था। इसके बाद वो नीचे आकर सीमस से पूछने लगता है कि क्या कोई घर का मेंबर गायब हुआ है। इस पर सीमस उसे कहता है कि हमें यहाँ अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है, जहाँ जॉन कहता है कि ये श्राप तुम्हारी वजह से लगा है और ये तब तक रहेगा जब तक कि तुम्हारी फैमिली मर न जाए। खैर इसके बाद वो किचन में आकर अपने लिए चाय बनाने लगता है। इधर सीमस को एनेस के कमरे में कुछ आवाजें आने लगती हैं। इसके बाद वो गन लेकर देखने चला जाता है। इजाबेल चार्लेट के साथ उसके कमरे में होती है। सीमस को एनेस कमरे में नहीं दिखती, तभी पीछे से क्रीचर उस पर अटैक कर देता है। ये क्रीचर और कोई नहीं बल्कि एनेस ही थी। इसी बीच उसके हाथ से कैंडल नीचे गिर जाती है और कमरे में आग लगने लगती है। इजाबेल जॉन के पास आती है और सीमस के बारे में पूछने लगती है कि क्या उसने उसे देखा है। तभी ऊपर के कमरे में सीमस उस क्रीचर को शूट कर देता है। जॉन गोली की आवाज सुनकर एनेस वाले कमरे में जाने लगता है, लेकिन आग हर तरफ फैल चुकी थी। इसके बाद वो नीचे जाता है जहाँ इजाबेल उसे बताती है कि अभी सीमस घर से बाहर की तरफ गया है। अब जॉन उससे कहता है कि वो चार्लेट को लेकर जल्दी से चर्च में चली जाए और वो सीमस को देखने जा रहा है। इजाबेल चार्लेट को लेने उसके कमरे में जाती है। इधर जॉन सीमस के पीछे एक जगह जाता है जहाँ सीमस ने खुद पर कैरोसिन डाल रखा था क्योंकि वो क्रीचर के हमले में इन्फेक्टेड हो गया था और वो जानता था कि वो भी एक क्रीचर में बदल जाएगा। इस वजह से वो खुद को आग लगाने लगता है। वो जॉन से कहता है कि मैंने एनेस को गोली मार दी क्योंकि वो एक क्रीचर थी और उसने मुझे काट लिया है। इसके बाद वो खुद को आग लगा लेता है। वो जॉन को ये भी बता देता है कि उसे भी दफनाई हुई जगह के सपने आते थे। दूसरी तरफ इजाबेल को सीढ़ियों पर एक क्रीचर आता हुआ दिखाई देता है। इससे डरकर वो एक कमरे में छिप जाती है। दोनों उससे किसी तरह बचती हुई घर से बाहर आ जाती हैं, जहाँ उन्हें जॉन भी मिल जाता है और वो उन्हें लेकर चर्च की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में जाते वक्त क्रीचर उनके पीछे लग जाता है और जॉन दोनों को जमीन पर लिटाकर क्रीचर को मारने के लिए खड़ा हो जाता है।
क्रीचर उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद तीनों जल्दी से चर्च के अंदर आ जाते हैं। यहाँ आकर वो सबसे कहता है सीमस अब नहीं रहा और उसका घर भी जल गया है। एक आदमी उससे बहस करने लगता है कि वो यानी जॉन अभी तक जिंदा कैसे है। तब वो बताता है कि उसके पास सिल्वर बुलेट्स हैं, जिनसे वो क्रीचर डरते हैं। वो आगे कहता है कि हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा और तब तक यहाँ आर्मी भी आ जाएगी। इसके बाद हम उनका शिकार भी कर लेंगे। अब इजाबेल जॉन से पूछती है कि सीमस को क्या हुआ। इस पर वो उसे सब सच बता देता है। सबके सोने के बाद इजाबेल गॉड से अपने बेटे के लिए प्रे करने लगती है। तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। दरवाजे के पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वो एडवर्ड है जो उससे हेल्प मांग रहा है। इस वजह से वो इमोशनल होकर दरवाजे को खोल देती है। सब लोग उठ जाते हैं। दरवाजा खुल जाने की वजह से वो क्रीचर अंदर आ जाता है और सबको मारने लगता है। भगदड़ की वजह से जॉन के हाथ से सिल्वर बुलेट्स नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद वो उन्हें उठाकर गन में लोड कर लेता है। तभी अचानक से इजाबेल क्रीचर के सामने खड़ी हो जाती है और एडवर्ड को आवाज लगाने लगती है। जॉन उसे सामने खड़े होने से मना करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और तभी क्रीचर उस पर अटैक करने लगता है। अब जॉन मजबूरी में आकर शूट कर देता है और बुलेट इजाबेल के अंदर से होती हुई क्रीचर को लग जाती है। एडवर्ड अब अपने इंसानी रूप में वापस आ गया था। इजाबेल एडवर्ड को गले लगाकर मर जाती है, लेकिन एडवर्ड ठीक था। वो अपनी मॉम को देखकर रोने लगता है। इसी सीन के साथ हम देखते हैं कि मूवी के शुरू में जो कप्तान दिखाया गया था वो एडवर्ड ही था, जो कि आगे चलकर फौज में शामिल हो गया। मूवी के आखिर में चार्लेट जॉन को बाकी के 3 सिल्वर बुलेट देती है। जॉन उन दोनों से कहता है कि आगे वो उसी के साथ रहेंगे। प्रेजेंट टाइम में हम देखते कि चार्लेट अब जॉन से मिलने आई थी। जॉन अब काफी बूढ़ा हो चुका था। चार्लेट यहाँ एडवर्ड वाली बुलेट देने आई थी, जिसकी वजह से कप्तान एडवर्ड की मौत हुई थी और ये वही बुलेट थी जो जॉन ने एडवर्ड को मारी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि एडवर्ड अब क्यों मरा, जबकि उसे गोली बहुत सालों पहले लग चुकी थी। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये है कि एडवर्ड अब एक नॉर्मल इंसान था, सिर्फ उसी गोली की वजह से जो उसके अंदर पहले से थी, यानी कि वो सिल्वर बुलेट। लेकिन जब उसे लड़ाई में गोलियां लगी तो वो नॉर्मल गोलियां थी और एडवर्ड भी नॉर्मल ही था, इससे वो मारा गया। दूसरा ये हो सकता है कि वो इसीलिए मारा गया क्योंकि नॉर्मल बुलेट के अलावा उसके अंदर से सिल्वर बुलेट निकाल दी गई थी, जो कि उन्हें नहीं निकालनी चाहिए थी, जिस वजह से एडवर्ड मारा गया। खैर अब वो चारों बुलेट एक साथ होती हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।